हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक मदर सेल से, एक मात्र कोशिका से 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स का निर्माण होता है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक मात्र कोशिका से आनुवंशिक रूप से भिन्न 4 डॉटर यानी कि पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, जबकि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन अगुणित तथा द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। जब भी सेल्स में या किसी भी स्थान पर जब द्विगुणित संरचना से अगुणित संरचना का निर्माण करना होता है, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करना होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि अगर समान प्रकार के गुणसूत्रों वाली संरचनाओं का निर्माण करना है, अर्थात एक ऐसी सेल जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो पुत्री कोशिकाओं की जब समान बनाई जानी होती है, तब समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। यानी कि अगर अगुणित सेल से अगुणित कोशिका बनानी होती है तो समसूत्री विभाजन होता है, और द्विगुणित कोशिका से जब द्विगुणित कोशिका बनानी होती है तो भी समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। जिन सेल्स में मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उन्हें मियोसाइट्स कहते हैं। फार्मर और मूर ने मियोसिस शब्द प्रस्तुत किया था, कॉइंड किया था। मियोसिस में केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है, जबकि गुणसूत्रों का विभाजन 1 बार होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस में डिवीजन जो होता है न्यूक्लियस का, वो 2 बार होता है, जबकि गुणसूत्रों का विभाजन 1 बार होता है। मियोसिस में एक कोशिका से, एक माता कोशिका से 4 सेल्स बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होती है, और ये गुणसूत्र से जो ये सेल्स बनी होती है पुत्री कोशिका, वो मात्र कोशिका से आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली वो डिफरेंट होती हैं। जो मियोसिस डिवीजन होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्योंकि केंद्रक में केवल एक बार में 1 से 2 केंद्रक बनाने की क्षमता होती है, 1 से 4 केंद्रक बनाने की क्षमता नहीं होती। तो इसलिए पहले बार में 1 केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, और फिर अगले स्टेप में मियोसिस 2 में 2 केंद्रक से 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, या 1 सेल से फिर 2 सेल्स बन जाती हैं। क्योंकि कभी कभी साइटोकाइनेसिस जो होती है वो मियोसिस 1 के बाद भी हो जाती है, लेकिन अक्सर प्लांट सेल्स में मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। 2 डिवीजन जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और ये पूरी जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, ये एम फेज बनाते हैं, और एम फेज से पहले इंटर फेज होती है। वही इंटरफेज G1, S और G2 स्टेज में बटी हुई होती है, माइटोसिस के समान होती है, समसूत्री विभाजन के समान होती है। लेकिन यहां पर अंतर क्या है कि यहां पर जो मियोसिस डिवीजन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 यानी कि मियोसिस 1 जो हेटेरोटाइपिक या रिडक्शनल डिवीजन है। इसे रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस डिवीजन के बाद जो केंद्रक बनते हैं या जो सेल बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, यानी कि वो उनका जो क्रोमोसोम नंबर है माता कोशिका से आधा रह जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। यहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर में रिडक्शन होता है, कमी होती है, आधे होते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इस वाले उसमें डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता, अर्थात इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। केवल सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, सेग्रीगेशन होता है। समजात गुणसूत्र आधे एक पोल पर जाते हैं, आधे उसमें से आधे क्रोमोसोम मतलब जो गुणसूत्र होते हैं उनका
विभाजन होता है और एक समजात गुणसूत्र का एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम दूसरे पोल पर पहुंचता है, अर्थात क्रोमोसोम्स का नंबर अब यहां पर घटकर आधा रह जाता है। मियोसिस सेकंड माइटोसिस के समान होती है और वो माइटोसिस की तरह होती है, जो 1 से 2 केंद्रक बनते हैं इसमें, इस मियोसिस के बाद उसमें इससे भी फिर 2 केंद्रक बन जाएंगे और इससे भी 2 केंद्रक बन जाएंगे और साइटोकाइनेसिस होने के बाद इससे भी 2 सेल बन जाएंगे, इससे भी 2 सेल बन जाएंगे, यानी कि टोटल 1 सेल से 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा। अब जो मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है उसे हम होमोटाइपिक डिवीजन मानते हैं। होमो माने था समान, क्योंकि इसमें समान गुणसूत्र वाली 2 सेल्स बनेगी, इससे भी 2 समान वाली बने, इसलिए इसको होमोटाइपिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है और इसलिए इसको इक्वेशनल टाइप डिवीजन भी बोलते हैं। इंटरफेज माइटोसिस के समान होती है और जो मियोसिस 1 है वो भी 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है माइटोसिस की तरह, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन चूंकि ये मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं इसलिए इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 लिखते हैं। मियोसिस सेकंड में जो स्टेजेस आती हैं वो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड आती है। लेकिन जो इसकी प्रोफेज अवस्था होती है मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 अवस्था जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें अनेक इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं, इसलिए इसको अध्ययन की सुविधा के लिए 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, सब उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो अब जो मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड की जो स्टेप है इसमें हम मियोसिस 1 को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो होती है बिल्कुल माइटोसिस के समान होती है और इसमें जो एक केंद्रक यहां बना है इसमें भी 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे और इससे भी 2 केंद्रक बनेंगे, बिल्कुल ठीक माइटोसिस के समान। अब सबसे पहले जो इसमें इंटरफेज के बाद जब सेल एम फेज में प्रवेश करती है, मियोसिस 1 में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है लैप्टोटीन। अब लैप्टोटीन में जो मेन घटनाएं घटती हैं वो क्या होती है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि केंद्रक कला यहाँ पर उपस्थित होती है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना अब घटनी है लैप्टोटीन में, तो लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लंबे होते हैं और मोस्ट कंडेंस्ड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज की ये पहली स्टेज होती है। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं लैप्टोटीन में वो पतले होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और वो क्रोमैटिन के संघनन यानी कि कंडेंसेशन से बनने प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात इस लैप्टोटीन अवस्था में क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन जो होते हैं वो कंडेंस्ड होने लगते हैं, अर्थात संघनित होकर क्रोमोसोम्स बनाने लगते हैं और क्रोमोसोम्स यहाँ पर लॉन्गेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, थिनेस्ट होते हैं, अर्थात सबसे पतले होते हैं। तो यहाँ पर जो लैप्टोटीन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या घटती है कि क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं क्रोमैटिन के संघनन से, कंडेंसेशन से। क्रोमोसोम यहाँ पर सबसे पतले होते हैं, थिन होते हैं और सबसे बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो क्रोमोसोम्स बनने अब स्टार्ट होते हैं, कंडेंसेशन जो होता है अब वो अभी स्टार्ट होता है। तो यानी कि यहाँ पर अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर नहीं होते हैं, लुप्त नहीं होते हैं। जाइगोटीन में 2 मेन घटनाएं हमें याद रखनी है। क्या? जाइगो माने होती है पेयरिंग यानी कि युग्मन। यहाँ पर पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, यानी कि जो जाइगोटीन है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग यानी कि युग्मन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। सिनेप्सिस बोलते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र बनाते हैं। जब किसी जीव का निर्माण होता है युग्मनज से, तो उस युग्मनज में आधे गुणसूत्र मदर से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं और वहां जाकर वो क्रोमोसोम आपस में पेयर्स बनाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं किसी भी सेल में, तो जो पहला क्रोमोसोम नंबर होता है पेयर, तो ये पहला क्रोमोसोम पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है। तो इसमें एक क्रोमोसोम ये मदर से आया है और ये जो सेकंड क्रोमोसोम है इसका पेयर का, ये फादर से आया है। ऐसी ये मदर से आया है, ये फादर से आया, और इसी प्रकार से 23 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक
जो क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है, माता से आता है, दूसरा क्रोमोसोम जो होता है पिता से आता है, क्योंकि युग्मनज जब बनता है तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन से बनता है, फ्यूजन से बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम का पेयर होता है, युग्म होता है, उसमें एक क्रोमोसोम मदर का होता है, एक क्रोमोसोम फादर का होता है। इस प्रकार के जो गुणसूत्र का जो युग्म होता है हम इसे समजात गुणसूत्र बोलते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो जाइगोटीन में होती है वो होती है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो पेयर्स बनाने लगते हैं, युग्म बनाने लगते हैं। इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं, पहला। दूसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक संरचना विकसित होती है जिसका नाम होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 3 थिक लाइंस ऑफ डीएनए से बना होता है, यानी कि डीएनए की 3 थिक लाइनों से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। और मोजेस के अनुसार, मोजेस ने बताया कि जो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है इसका जो काम होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्रों के युग्मन में यानी कि पेयरिंग कराने में होता है, प्लस कियासमेटा निर्माण में होता है। कियासमेटा का जो निर्माण होता है अब आगे पढ़ेंगे। तो जाइगोटीन में 2 बातें हुई, क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाने लगते हैं, समझौत गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम बनने लगते हैं, और समजात गुणसूत्रों के बीच में एक संरचना विकसित होती है जिसका नाम होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 3 डीएनए की थिक लाइन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और मोजेस के अनुसार उनका काम होता है इन समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग करना, युग्मन करना और कियासमेटा फॉर्मेशन में सहायता करना। अब इसके बाद पैकाइटिन स्टेज आती है। पैकाइटिन स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है वो होती है क्रॉसिंग ओवर यानी कि विनिमय। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, उनमें आकर्षण होता है, और इस आकर्षण के कारण 2 क्रोमोसोम्स आपस में टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं, आपस में उनमें कुंडलन होने लगता है, वो टाइटली कॉइल हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइल होने लगते हैं। और जो बोथ क्रोमैटिड्स होते हैं एक क्रोमोसोम्स के वो डिस्टिंक्ट दिखाई देने लगते हैं। अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसका एक क्रोमैटिड ये है और दूसरा क्रोमैटिड ये है, तो ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड, ये सेकंड क्रोमैटिड है और ये फर्स्ट क्रोमैटिड, तो दोनों क्रोमैटिड उसके स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और जो एक क्रोमोसोम का पेयर है उसमें ऐसे ऐसे 2 क्रोमोसोम हो गए, एक क्रोमोसोम नंबर 1 और दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। तो जो एक क्रोमोसोम, अब दोनों क्रोमैटिड जो है जो प्रत्येक क्रोमोसोम के वो दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए अब जो बाइवेलेंट होता है, बाइवेलेंट का मतलब एक बाई माने 2, एक पेयर वाला, उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, अर्थात जो एक क्रोमोसोम युग्म है, जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है उसके अंदर अब 4 क्रोमैटिड्स दिखाई देंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और एक युग्म जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, इसलिए इसको बाइवेलेंट को टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्रा माने 4 होता है। तो इसका मतलब कि जो एक क्रोमोसोम है ये वाला, एक क्रोमोसोम ये वाला पेयर है, तो ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? बाइवेलेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो बाइवेलेंट होता है 2 क्रोमोसोम जो पेयर है उनके लिए बाइवेलेंट वर्ड लगाते हैं दोनों के लिए। और बाइवेलेंट में एक में 2 क्रोमैटिड्स हैं एक क्रोमोसोम में, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमैटिड्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। अब जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम के, यानी कि ये एक क्रोमैटिड ये हो गया पहला और दूसरा क्रोमैटिड ये वाला हो गया, तो ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो 2 अलग अलग के होंगे उन्हें हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। 2 अलग अलग एक ही युग्म के जो 2 अलग अलग है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। तो अब जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के
जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में होती है, यानी कि अब जो क्रॉसिंग ओवर होगी, ये नॉन सिस्टर है दोनों, और ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, तो अब जो क्रॉसिंग ओवर होनी है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होनी है, यानी कि एक समजात गुणसूत्र के जो एक समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो अब ये एक क्रोमोसोम, पहला क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसमें दो क्रोमैटिड्स, इसमें दो क्रोमैटिड्स, तो ये क्रोमैटिड क्या है, नॉन सिस्टर है। तो अब इसकी जो जीन्स है, इसमें से डीएनए इसमें और इसका डीएनए इसमें ट्रांसफर होता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमैटिड पूरा ये वाला, यहां से यहां तक एक क्रोमैटिड, यहां से यहां तक एक क्रोमैटिड। अब दूसरा एक दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड ये है, और दूसरा क्रोमैटिड ये आ गया। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसका इसमें ट्रांसफर होगा और इसका इसमें ट्रांसफर होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर जब होता है, विनिमय जब होता है, तो जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर होना है, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनता है। नोड्यूल्स का मतलब होता है गांठे लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, वो एक मल्टी एंजाइम, यानी कि बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होता है, जिसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। रिकॉम्बिनेज में अनेक एंजाइम्स होते हैं, जैसे अनविंडीनेज होता है, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, आर प्रोटीन आदि होते हैं। और ये मल्टी एंजाइम यानी कि बहुत सारे एंजाइम वाला जो एक सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, अब ये इसके डीएनए इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके इसके डीएनए को, इसके जीन्स को इसमें और इसकी जीन्स को इसमें ट्रांसफर करने में सहायता करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर यानी कि विनिमय। और जो डिप्लोटीन है, इसके बाद जो डिप्लोटीन अवस्था आती है, उसमें साइनोप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, घुलने लगता है, अर्थात वो धीमे धीमे नष्ट होने लगेगा। दूसरा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, वो अब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, अर्थात उनमें रिपल्शन होने लगेगा। और कियाज्मा जो होता है वो कियाज्मेटा या कियाज्मा जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है। कियाज्मा एंड की तरफ मूव करता है, इसे टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। पहले यह माना जाता था कि कियाज्मेटा से जीन्स का आदान प्रदान होता है, कि कियाज्मेटा से इससे इसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार कियाज्मेटा क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप बनता है, ना कि क्रॉसिंग ओवर कियाज्मेटा के द्वारा होती है। जो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रही है इसमें, इसको कियाज्मा बोलते हैं, और वो किसके कारण बनती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण बनती है। डाइकाइनेसिस में अब टर्मिनलाइजेशन पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है दूर जाना इनका, क्रोमोसोम्स का। तो डिप्लोटीन में और दूर जाते हैं, डाइकाइनेसिस में और दूर जाते हैं, टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब अटैच रहते हैं एक दूसरे से केवल एंड से, और सेंट्रियोल जो होता है वो टुवर्ड्स द पोल जाने लगता है, इधर की तरफ जाने लगेगा, और अब उससे जो होता है अब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब जो मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 में अब जो बाइवेलेंट्स होते हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। वहां पर मेटाफेज प्लेट में एक ही वो थी माइटोसिस में, यहां पर लेकिन 2 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसके अलावा बाकी घटना वही है कि क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर पर, क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेज प्लेट यानी कि भूमध्य जो पट्टिका है उसमें अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों से, अपोजिट पोल से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज 1 जो स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में से एक है। एनाफेज जो फर्स्ट है, इसमें होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, पृथक होते हैं एक दूसरे से, और वो अलग अलग पोल पर जाते हैं। यानी कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम था अभी एक पेयर, उनमें से एक क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और एक क्रोमोसोम नीचे जाएगा। इसका मतलब जितने क्रोमोसोम होंगे उसमें से हर पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की ओर जाएगा। इसका मतलब एनाफेज के बाद अब जो
जितने भी क्रोमोसोम थे उनमें से हाफ क्रोमोसोम एक पोल पर पहुंच जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल पर जाएंगे। यानी कि इस वाले एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, सेंट्रोमियर में विभाजन नहीं होता। इसका मतलब कि जो एक पेयर क्रोमोसोम था, एक जोड़ी जो गुणसूत्र थे, उनमें से एक क्रोमोसोम एक पोल पर पहुंचेगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर पहुंचेगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि सेल्स में अब क्रोमोसोम का जो नंबर हो घटकर आधा रह जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर जो अपोजिट पोल पर यहां पहुंचे हैं वहां 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे और यहां पर भी 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। और टेलोफेज 1 में अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस जो गुणसूत्र पहुंचे हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स थे वो डीकंडेंस्ड हो जाते हैं, असंघनित होकर अब वो वापस क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब साइटोकाइनेसिस जो होती है वो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगी वही खांच फरो मेथड से होती है। प्लांट्स में अगर साइटोकाइनेसिस होती है तो वो सेल प्लेट मेथड से होगी, लेकिन अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनमें साइटोकाइनेसिस पहले डिवीजन के बाद नहीं होती, मियोसिस 1 के बाद नहीं होती। अर्थात वहां पर साइटोकाइनेसिस जो होती है वो मियोसिस 2 के बाद होती है। और जो दो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में गैप है, यानी कि दोनों अवस्थाओं के बीच में जो गैप है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, हम उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। मियोसिस 2 में अब यही प्रोसेस होगा जो माइटोसिस में हुआ कि जो ये वाला एक न्यूक्लियस बना है और जो ये एक वाला न्यूक्लियस बना है, इससे आगे जाकर 2 सेल्स बनेंगी और इससे भी आगे जाकर 2 सेल्स बनेंगी। वही प्रोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स बनने लगेंगे इससे। इसके अलावा मेटाफेज में क्रोमोसोम वही इक्वेटर पर अरेंज होंगे, मोस्ट कंडेंस्ड होंगे। एनाफेज में एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी जिससे क्रोमोसोम नंबर वापस रिगेन होगा 23 जितना था उसमें। और टेलोफेज में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बन जाएंगे और एक सेल से के अंदर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस अगर होती है साथ साथ तो साइटोकाइनेसिस होगी और एक सेल से फिर 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।